वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। ये अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है। इसमें ऑर्गेनिक के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कंप्लीट करवाए जाएंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो हाइड्रोकार्बन है उस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है एल्केन। तो आज हम सारे क्वेश्चन लेंगे वो एल्केन के लेंगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन का हम डिटेल्ड कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्यूशन करवाएंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्यूशन चाहिए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का, हर टॉपिक से करवाए जाएंगे। पहले ऑर्गेनिक के करवाएंगे, फिर इन फिजिकल के और फिर इनऑर्गेनिक के, इस टाइप से। और साथ में एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए आपको कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। अगर आपको इसी टाइप के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में सब्सक्राइब कर ले ताकि जैसे ही नए क्वेश्चन का वीडियो है आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है या कुछ भी है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट में बताएं, अपना फीडबैक जरूर देवे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कन्फर्मेशनल आइसोमर ऑफ एन ब्यूटेन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये ब्यूटेन के हमें कौन सा न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले दिए हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें क्या है कि इनकी स्टेबिलिटी निकालनी है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी देखनी है। तो जिसमें जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्शन होएगा उसकी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। तो इसमें देखो, ये पहले तो एन ब्यूटेन होता क्या है, CH3 CH2 CH2 और CH3। तो इस कार्बन से कौन कौन से ग्रुप लगे हुए, एक तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल लगा हुआ है। और दूसरे वाले कार्बन से भी सिमिलरली एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल। तो ये दो मिथाइल है ना, अगर इनके बीच में कितना डाइहाइड्रल एंगल है, अगर इनके बीच में डाइहाइड्रल एंगल 0 डिग्री है तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन होएगा, है ना। रिपल्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में सबसे अधिक रहेगा। इसके कारण क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी अगर है ना कितनी रहेगी, मैक्सिमम रहेगी इसमें। अगर दोनों मिथाइल के बीच में अगर डाइहाइड्रल एंगल थीटा अगर 180 डिग्री है तो रिपल्शन क्या होगा, मिनिमम रहेगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम रहेगी। और अगर इनके बीच में कितना भी, अगर मान लो कि डाइहाइड्रल एंगल 60 डिग्री है दोनों के बीच में, तो वहाँ पर क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी है ना 0 डिग्री डाइहाइड्रल एंगल होगा ना उससे तो कम रहेगी, और जो 180 डिग्री जो डाइहाइड्रल एंगल होगा ना उससे ज़्यादा रहेगी। तो ये एंगल के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर है। 0 डिग्री डाइहाइड्रल एंगल पे दोनों मिथाइल ग्रुप के बीच की बात हो रही है, ये मिथाइल और मिथाइल ये जो है दोनों कार्बन के बीच के इनके डाइहाइड्रल एंगल की। अगर 0 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है, अगर 60 डिग्री है तो फिर उससे कम, और 180 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम रहेगी। अब हम ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। तो देखो, ये CH3 और ये CH3 कितना है इनके बीच में डाइहाइड्रल एंगल, 180 डिग्री है। अगर ये CH3 और ये CH3 देखें तो यहाँ पे डाइहाइड्रल एंगल कितना है, 60 डिग्री है। यहाँ पे भी कितना है डाइहाइड्रल एंगल, 60 डिग्री है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे डाइहाइड्रल, अब यहाँ पे देखो कि ये सारी स्ट्रक्चर्स थी ना ऊपर वाली, तो ये कैसी है, ये भी स्टेगर्ड है ना, और ये भी कैसी है, ये भी स्टेगर्ड है। इसमें ये भी देखा जाएगा कि स्ट्रक्चर स्टेगर्ड है या एक्लिप्स्ड है। तो ये वाली स्ट्रक्चर भी क्या है, स्टेगर्ड है। अब इस वाले में ये स्ट्रक्चर कैसी है, एक्लिप्स्ड है। ये स्ट्रक्चर एक्लिप्स्ड का मतलब क्या होगा कि बॉन्ड की जस्ट पीछे दूसरा बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन ज्यादा होएगा, है ना। तो ये एक्लिप्स्ड है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, अब इसमें तो है ना पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट वाले की तो सबसे कम रहेगी, और जो फोर्थ वाला रहेगा ना, पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है ना, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसमें डायहाइड्रल एंगल 60 डिग्री है, इसमें भी 60 डिग्री है, ये एक्लिप्स्ड है। तो सबसे ज्यादा तो यहाँ पर आई थिंक ये वाली, इस वाली को भी है ना इन्होंने एक्लिप्स्ड ही कर रखा है। ये जो CH3 ग्रुप है ना, थोड़ा ये प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे इसमें,
ये जो CH3 ग्रुप है ना, ये है ना एक्लिप्स्ड ही है ये स्ट्रक्चर, ये यहाँ रहता, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि H के पीछे जस्ट H है, यहाँ पे एक्लिप्स्ड दिखा रखा है, लेकिन ये थोड़ा आगे आ गया, ये इसके जस्ट पीछे यहीं पे CH3 रहेगा। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री है, और ये एक्लिप्स्ड है स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपल्शन रहेगा, तो सबसे ज़्यादा सेकंड में रहेगा। अब सेकंड इस वाले ऑप्शन में भी, इस वाले ऑप्शन में भी, अब फोर्थ वाली फिर उसके बाद में फोर्थ में रहेगा, तो फोर्थ यहाँ पर है, और उसके बाद में अब इस वाली में तो डायहेड्रल एंगल 180 डिग्री का है, तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम रहेगी, तो रिपल्शन है ना सबसे कम रहेगा, तो फर्स्ट वाले की सबसे कम, और फिर थर्ड वाले की 60 डिग्री है एंगल, तो थर्ड वाले की पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट वाले से ज़्यादा रहेगी। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। इसमें बस इस मिस्टेक यही थी कि यहाँ पे है ना CH3 बिल्कुल इसके एक्लिप्स्ड फॉर्म में ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे दिखा रखा था, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। तो आपने देख लिया, क्या समझा, ये डायहेड्रल एंगल कितना है उसके बेसिस पे पहले तो स्ट्रक्चर एक्लिप्स्ड है या फिर स्टेगर्ड है। एक्लिप्स्ड में क्या होता है कि बिल्कुल बॉन्ड के पीछे बॉन्ड रहेगा, तो वहां पर क्या होगा कि रिपल्शन ज़्यादा होएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टेगर्ड एंड एक्लिप्स्ड कन्फर्मर्स ऑफ इथेन आर। तो जैसे कि अब स्टेगर्ड और एक्लिप्स्ड में देखते हैं, जैसे कि इथेन का फॉर्मूला हो गया CH3 हो गया। अगर हम स्टेगर्ड और एक्लिप्स्ड का अगर हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाए इथेन का, तो ये फ्रंट वाला कार्बन हो गया, इससे लगे हुए 3 हाइड्रोजन हो गए, ये इसका कैसा हो गया, एक्लिप्स्ड हो गया है ना, एक्लिप्स्ड हो गया। स्टेगर्ड कन्फर्मेशन बनाए हम, तो इनके बीच में डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री रहेगा, ये हो गया स्टेगर्ड हो गया। तो ये क्या होते हैं आपस में, तो ये है ना तो पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर तो क्या होता है कि उसकी वही यूनिट है ना रिपीट होती जाए, तो ये तो ना तो ये पॉलीमर है, ना ही ये मिरर इमेज आइसोमर है, ना ही ये एनेंशियोमर्स है। एनेंशियोमर्स तो वो होते हैं कि जो मिरर इमेज आइसोमर हो और एक दूसरे पे सुपर इम्पोज ना हो, वो एनेंशियोमर होते हैं। अब ये क्या है कि रोटामर है। रोटामर क्यों कहा गया है इसे, क्योंकि जो CC सिंगल बॉन्ड होता है ना, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड है, और इस कार्बन और कार्बन बॉन्ड से इस पे क्या होता है कि रोटेशन पॉसिबल है। इस CC बॉन्ड पे क्या है कि रोटेशन पॉसिबल है, तो इस CC बॉन्ड पे रोटेशन पॉसिबल होने के कारण क्या होता है कि ये जो दोनों कन्फर्मर्स हैं आपस में रोटेशन के कारण एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं ना, आपस में क्या है कि रोटेशन के कारण एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं ना, ये वाले एक दूसरे के साथ चेंज हो सकते हैं, और साथ ही में है ना इनके बीच का जो एनर्जी बैरियर होता है ना, वो कितना होता है, 1 से 20 किलोजूल पर मोल तक ही होता है। ये जो बहुत कम एनर्जी गैप है, जो कि है ना सिंपल है ना रूम टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूलर कोलिजन है ना, उनसे भी है ना ये एनर्जी गेन करी जा सकती है। इसीलिए क्या होता है कि इसके जो एक्लिप्स्ड और जो स्टेगर्ड कन्फर्मेशन है ना, इससे क्या है कि दोनों को सेपरेट किया ही नहीं जा सकता, और ये सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन के कारण है ना एक दूसरे में चेंज होते रहते, इसी कारण इन्हें क्या कहा गया है, रोटामर कहा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्केन के चैप्टर से है ये। तो ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो मतलब ये क्या हो रहा है, एल्केन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ये, और इससे बन रहा है अपने पास कार्बोनिल बन रहा है। तो जब है ना एल्केन का है ना कंट्रोल्ड कंडीशन में अगर ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, कंट्रोल्ड कंडीशन का मतलब होता है कि जो O2 की सप्लाई होती है ना, O2 ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है ना, वो एक तो कितना वॉल्यूम उसका भी वो भी फिक्स होता है, टेम्परेचर कंडीशंस मतलब फिक्स होती है ना, इसे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और ये प्रेशर तो काफ़ी हाई पे ये रिएक्शन होती है, और इसमें सूटेबल कैटलिस्ट भी चाहिए होता है। तो सूटेबल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही ये मतलब O2 की जो रेगुलर सप्लाई पे ये रिएक्शन होती है ना, तो जब एल्केन से हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड बन रहा है, तो ये किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बनता है, ये बनता है मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ। अगर हम एल्केन को हीट करते हैं, रेगुलेट सप्लाई ऑफ डाइऑक्सीजन एट द हाई प्रेशर और इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, तो वो कैटलिस्ट कौन सा होगा, मोलिब्डेनम ऑक्साइड होएगा। तो इसका आंसर क्या है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमें जब पता हो तभी कर सकते हैं। तो एल्केन से अगर हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, तो हमें कौन सा
कैटलिस्ट यूज लेना पड़ेगा मोलिब्डेनम ऑक्साइड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोई रिएक्शन दी गई है और इसमें बताया गया है कि इसमें रिएजेंट Br2 है और लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, मतलब लाइट की प्रेजेंस में और हेलोजन दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे हेलोजिनेशन हो रहा है। और यहाँ पे देख रहे हो ये तो है ना रिंग का, मतलब एक बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, और ये एल्काइल का पार्ट है। अगर हमें यूवी लाइट दे दे सनलाइट दे दे और उसके साथ है ना हेलोजन मतलब डाई हेलोजन दे दे, तो हम और एल्कीन पार्ट भी है, तो मतलब क्या होगा, रिएक्शन कौन सी होगी, हेलोजिनेशन ऑफ रिएक्शन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन होगी, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन होएगा, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन होएगा। तो अब हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में अगर हम देखेंगे तो ये तो कौन सा है 1 डिग्री कार्बन है और ये 2 डिग्री है, तो यहाँ पर है ना हमें कौन से कार्बन पे ये रिएक्शन करता है, ये 2 डिग्री कार्बन पे रिएक्शन करता है, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। अगर इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखें तो लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा कि इस Br बॉन्ड का है ना होमोलाइटिक क्लीवेज होएगा, जिससे हमें Br रेडिकल मिलेगा। ये जो Br रेडिकल है वो क्या करेगा कि ये जो एल्केन है इस पे रिएक्ट करेगा, तो ये जो Br रेडिकल कौन से डिग्री वाली पे करेगा, CH बॉन्ड का ब्रेक करेगा, जिससे कि ना 2 डिग्री रेडिकल बने, कार्बन रेडिकल बने। तो ये रिंग है, यहाँ पे ये CH और ये CH3, तो इस वाले बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा, जिससे एक तो ये HBr निकल जाएगा, साथ ही में ये एल्काइल रेडिकल बनेगा, CH3 ये रेडिकल बनेगा, कौन सी 3rd पोजीशन पे, यहाँ पे साइनाइड लगा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो एल्काइल रेडिकल है ये दूसरे Br मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, और जिससे इससे होमोलाइटिक क्लीवेज होएगा, और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH Br और ये CH3, साथ में Br रेडिकल बनेगा, जो फर्दर रिएक्शन में एक चेन रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये चेन रिएक्शन है, एक टाइप की चेन रिएक्शन है, तो ये ना चेन प्रोपोगेशन स्टेप है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें देखो ऑप्शन ए में बेंजीन रिंग पे करवा दिया, नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में भी बेंजीन रिंग पे करवा दिया, नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में भी बेंजीन रिंग पे करवा दिया ब्रोमिनेशन, ये भी नहीं हो सकता। तो ओनली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि ये हाइड्रोजन, फिर इसका ये वाला कार्बन, इसी के साथ ये जो सर्किल से पीछे वाला कार्बन दिखा रखा है, और इस हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, डाइहाइड्रल एंगल कितना है, एक तरीके से, नॉट बॉन्ड एंगल नहीं बोल सकते, डाइहाइड्रल एंगल कितना है, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, जब हम जानते हैं कि अगर हमें ना न्यूमान प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं, तो इसमें जैसे फ्रंट वाले कार्बन को डॉट से दिखाते हैं ना, तो इसके बीच में ये जो 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाते हैं, इनके बीच का जो एंगल होता है 120 डिग्री एंगल होता है। इसी प्रकार सबके बीच में 120 डिग्री का एंगल रहेगा, है ना, ठीक है। इसी प्रकार अगर जो सर्किल में लगाते हैं, ये जो इसके 3 हाइड्रोजन लगी रहती है, इनके बीच का एंगल भी कितना 120 डिग्री रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी 120 डिग्री रहेगा। अब हमारे जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये है, सॉरी, हमारे क्वेश्चन में है ये फ्रंट वाला कार्बन हो गया और ये बैक वाले के हाइड्रोजन्स हो गए, ये हमारा H डबल डैश हो गया, इधर H लगा हुआ है और इधर ये H। अब ये जो बैक वाले कार्बन से लगे हुए हैं ना, ये पीछे वाले कार्बन से लगे, इनके बीच का बॉन्ड एंगल हमें पता है कि 120 डिग्री होएगा, ठीक है। अब इसके बीच का इन्होंने दे रखा है 29 डिग्री, तो अब इन दोनों के बीच का जो डायहाइड्रल एंगल कितना होएगा, कहीं कहीं स्लिप ऑफ टंग की वजह से बॉन्ड एंगल की जगह डायहाइड्रल एंगल की जगह बॉन्ड एंगल निकल रहा है मुंह से, तो डायहाइड्रल एंगल ही होगा, इसमें बॉन्ड एंगल नहीं होगा। तो इस H डबल डैश और H डैश के बीच में, और कार्बन कार्बन है ना, तो इसके बीच में जो डायहाइड्रल एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 120, ये प्लस 29 डिग्री, तो 120 डिग्री प्लस 29 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 149 डिग्री।
ये इनके बीच का क्या हो गया, डायहेड्रल एंगल हो गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में IUPAC नेम देना है, तो हम करेंगे यहाँ पे, हमने क्या करना पड़ेगा कि जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए ना, देखो पेरेंट चेन तो क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। अब इस पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए, तो इन सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या करना पड़ेगा, हमें नंबरिंग देनी पड़ेगी कि इस वाले कार्बन को 1 नंबर दे या इसको दे। जब हम इसको 1 नंबर देते हैं और इसको 2 नंबर देते हैं, तो जो सेट ऑफ लोकेंट्स बनता है उसकी पोजिशन आती है 1 1 2 आती है, ठीक है। और अगर रिवर्स इसका करते हैं, यहाँ पे अगर हम एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 मिथाइल, अगर इसको 1 नंबर देते हैं, इसको 2 देते हैं, तो जो सेट ऑफ एलोकेंट्स आती है उनकी पोजीशन आती है 1 2 2। तो जो कि ये कंपेरेटिवली 1 1 2 से ज़्यादा है, तो मतलब ये नंबरिंग गलत है, ये वाली नंबरिंग ही सही है। इसके लिए अब जो पेरेंट चेन तो क्या है, वो तो साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे 1 पोजीशन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो 1 1 डाई मिथाइल, 2 इथाइल, सेकेंड पोजीशन पे इथाइल लगा हुआ है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1 1 डाई मिथाइल, 2 इथाइल साइक्लोहेक्सेन इस क्वेश्चन का आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस इवॉल्व्ड ऑन हीटिंग विथ CH3MgBr इन मिथेनॉल। अब ये CH3MgBr क्या है, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। इसमें जो कार्बन होता है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी ये टेंडेंसी रहती है कि ये है ना एसिडिक H को जो प्रोटॉन होता है ना उसे एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। ये एसिडिक H को क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। इसकी टेंडेंसी रहती है, ये न्यूक्लियोफाइल एक बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, और इसकी जो टेंडेंसी होती है ना, ये इस एसिडिक H होगी ना, ये मिथेनॉल में जो एसिडिक H होगी इसे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और क्या इसे एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बनाएगा, CH4 बना लेगा ये। तो CH4 क्या है, मीथेन गैस है। तो इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, मीथेन आएगा, ऑप्शन ए आएगा। अगर सपोज करो इसकी जगह C2H5 होता, C2H5 MgBr होता, और इसकी रिएक्शन अगर हम H2O से करवाते हैं, HOH, तो ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन तो इसके पास जाते हैं, इस पे प्लस चार्ज रहता है, तो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये जो C2H5 है ना, इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बना लेता, C2H6 मीथेन बना लेता। मतलब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R- होता है ना, ये क्या करता है कि एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है उस कंपाउंड से, और ये क्या बना लेता है, एल्केन बना लेता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इसमें देखो लॉन्ग जो कार्बन चेन है वो ये वाली लॉन्ग कार्बन चेन है, ठीक है। इस पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है एक, तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो 3 और 4 नंबरिंग आती है, और अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो जो सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन आती है वो दोनों तरफ से कहेगी 3 या 4 आ रही है। फिर हमें इस साइड से करना चाहिए, इस साइड से करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो कौन सा है, इथाइल है, ठीक है। और यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो मिथाइल है। तो अगर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देखें तो ई लेटर पहले आता है, मतलब हमें नंबरिंग करनी चाहिए, इससे इथाइल वाले को कम नंबर मिले, फिर ये 4 नंबर पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, और ये 6 हो जाएगा। तो जो पेरेंट चेन है वो तो हेक्सेन है, ठीक है, ठीक है। पेरेंट चेन तो क्या है, हेक्सेन है। अब इसमें है ना 3 पोजीशन पे इथाइल लगा हुआ है, 4 पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, हेक्सेन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आइसोमर ऑफ ए हेक्सेन है, बेस्ड ऑन देयर ब्रांचिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज में हमने इन क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया। अब ये पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ रहा है, तो हमें पता है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। ब्रांचिंग इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। अब सबसे पहले तो 3rd नंबर वाले का रहेगा क्योंकि स्ट्रेट चेन है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है।
ये 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है और इस वाले स्ट्रक्चर में ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, तो जिसमें जितनी कम ब्रांचिंग उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, तो फिर सेकंड वाले का बॉइलिंग पॉइंट रहेगा और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट वाली जो सेट है उसका रहेगा। तो थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये साइक्लोहेक्सेन के है ना चेयर कन्फर्मेशन दिए हुए है ना, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है हमें ना, 4 कन्फर्मेशन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम इनकी स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर लेते हैं। फर्स्ट वाली जो स्ट्रक्चर है उसमें मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा है, एक तो एक्सियल पे लगा है और उसी के साथ कंपेरेटिव पे दूसरा लगा है, इधर इक्विटोरियल पे लगा देते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और इधर एक हाइड्रोजन है, तो ये फर्स्ट की स्ट्रक्चर हो गई। तो यहाँ पे 1 1 3 एक्सियल इक्विटोरियल, तो 1 3 जो एक्सियल इक्विटोरियल होता है ना वो ट्रांस होता है, ये ध्यान रखना। अब दूसरे वाली स्ट्रक्चर है तो उसमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, ये एक मिथाइल तो एक्सियल पे लगा हुआ है, ये वाला एक्सियल पे है और ये इक्विटोरियल पे है, ये मिथाइल इक्विटोरियल पे है, ये H हो गया, ये H हो गया। तो इसमें भी 1 3 एक्सियल इक्विटोरियल है जो कि ट्रांस है। नेक्स्ट थर्ड वाली स्ट्रक्चर का अगर हम स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें देखो ये भी इक्विटोरियल पे है, ये भी इक्विटोरियल पे और 1 3 इक्विटोरियल है, तो यहाँ पे एक मिथाइल और यहाँ पे एक मिथाइल, ये H और ये H। जो 1 3 इक्विटोरियल क्या होते हैं, सिस होते हैं। नेक्स्ट है दोनों मिथाइल एक्सियल पे लगे हुए हैं फोर्थ वाली स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे है ना ये फोर्थ वाली स्ट्रक्चर हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये थर्ड हो गई, ये सेकंड और ये फर्स्ट। अब इसमें हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा तो है ना इसमें 1 3 एक्सियल रिपल्शन है 2 मिथाइल के बीच में है ना, तो इसमें तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन है, मतलब इसकी फोर्थ वाले की तो स्टेबिलिटी का हमें कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो सबसे कम स्टेबिलिटी तो किसकी होगी, फोर्थ वाले की होगी। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें है ना फर्स्ट और सेकंड में है ना ये जो हाइड्रोजन और मिथाइल के बीच में रिपल्शन है, ये देख रहे हो। लेकिन अगर हम थर्ड की बात करते तो थर्ड पर दोनों मिथाइल है ना इक्विटोरियल पोजीशन पे है ना, तो इक्विटोरियल पोजीशन पे इसमें सबसे कम रिपल्शन है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, थर्ड की होगी। और फिर उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड की तो सेम ही स्ट्रक्चर है, तो ऑलमोस्ट इनकी तो बराबर रहेगी, तो ये ऑप्शन आएगा। तो आंसर किस में मिल रहा है, थर्ड की सबसे ज़्यादा, फिर फर्स्ट एंड सेकंड की और फोर्थ की, तो ये इस प्रकार से ऑप्शन डी आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रांच्ड चेन आइसोमर ऑफ द हाइड्रोकार्बन विद द मोलिकुलर मास। अब ये कौन सा हाइड्रोकार्बन बोल रहा है, ठीक है, 72 मोलिकुलर वेट बोल रहा है, गिव्स ओनली 1 आइसोमर ऑफ ए मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड, मतलब इसका हेलोजिनेशन करेंगे ना तो हमें ओनली मोनोहेलो मिलेगा, मोनोहेलो कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो सकता है फोटोकेमिकल कंडीशन में, मान लो तो ये कौन सा कंपाउंड हो सकता है। अब देखो नियोपेंटेन मतलब C5H12 हो गया। क्या इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, पहले तो देखेंगे 12 गुना 5 प्लस 12 पंजे 60 प्लस 12 इज इक्वल टू 72 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है आइसोहेक्सेन, तो हेक्सेन का तो कोई सी भी हेक्सेन हो, C6H12 आएगा, तो 12 इंटू 6, 12 छिक्का 72 प्लस 12, तो इसका तो मोलिकुलर वेट 12 हाइड्रोजन का है ना, तो इसका तो मोलिकुलर वेट 72 से ज़्यादा है, तो मतलब हेक्सेन वाला तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तो हमने मोलिकुलर वेट से कैंसिल कर दिया। अब ये पूछ रहा है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये हाइड्रोकार्बन पूछ रहा है ना कि क्लोराइड पूछ रहा है, ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो अब हम पढ़ते हैं नियोपेंटेन, तो नियोपेंटेन का मोलिकुलर जो वेट है वो भी 72 आ रहा है। तो अब नियोपेंटेन की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो किसी भी
कंपाउंड में CH, CH3, CH3, सॉरी ये यहाँ पे, और ये CH2। अगर ये स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड में होती है तो हम वहाँ पे जो कॉमन नेम है उसमें नियो है ना प्रीफिक्स लेते हैं। अब नियोपेंटेन में क्या होगा, यहाँ पे H और लग जाएगा तो ये नियोपेंटेन होएगा। अब अगर यहाँ पे देखें ना तो सारे जो CH बॉन्ड है ना एक जैसे हैं। अगर इसका यहाँ पे होमोलाइटिक क्लेश करवा के इसकी जगह पर हम Cl लगाते हैं तो ओनली यहाँ से भी वही मोनोक्लोरो कंपाउंड बनेगा जो यहाँ से बनेगा, क्योंकि एक ही टाइप के जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, तो यहाँ पे ओनली एक ही टाइप का मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा नियोपेंटेन का हेलोजिनेशन करने पर। तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ऑफ द 5 आइसोमेरिक हेक्सेन which can give 2 monochlorinated compound is only 2 monochlorinated, मतलब दो उसका है ना, अगर क्लोरिनेशन करते हैं मोनोक्लोरिनेशन तो ओनली है ना दो, मतलब दो टाइप की उसमें है ना CH बॉन्ड प्रेजेंट है, एक तरीके से कह सकते हैं ना। तो देखो एक तो है N हेक्सेन, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इससे तो 4 आइसोमर मिले, 3 आइसोमर मिलेंगे है ना। और इससे 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन हो सकता है, जैसे CH3, CH, CH, CH3, CH3 और ये CH3। अगर इसमें ना ओनली अपने को दो टाइप के चाहिए ना, तो एक तो है ना यहाँ से क्लोरिनेशन करें है ना, एक तो इस वाले CH बॉन्ड को ब्रेक करें, जैसे ये CH बॉन्ड को ब्रेक है तो यहाँ से भी वही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलेगा जो यहाँ से, इन दोनों जगहों से सेम मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलेगा, और यहाँ पे इन चारों जगह से क्लोरिनेशन करने पे भी सेम प्रोडक्ट मिलेगा। डिटेल में से अच्छे से ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 2,3 डाईमिथाइल, ये मिथाइल और ये मिथाइल, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, ये CH2H, ये CH2H। तो अगर इस वाले का होमोलाइटिक क्लीवेज करके अगर यहाँ पे हेलोजन ऐड करते हैं हम, और एक यहाँ इसका होमोलाइटिक क्लीवेज करके यहाँ पे हेलोजन ऐड करते हैं, तो दोनों से एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, सेम ही जो आइसोमर मिलेगा। तो एक आइसोमर तो यहाँ से हो गए है ना, दूसरा आइसोमर अगर यहाँ से, अगर इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज करके हेलोजन अगर यहाँ ऐड करते हैं, इसकी जगह हटा के यहाँ ऐड करते हैं, या फिर यहाँ ऐड करें, यहाँ पर ऐड करें, यहाँ पर ऐड करें, चारों से एक ही आइसोमर मिलेगा। तो इस तरह से टोटल कितने आइसोमर हो जाएंगे, अगर हम इसे लिखें, एक आइसोमर तो इन दोनों पोजिशन से मिलेगा और दूसरा आइसोमर इस वाली पोजिशन से मिलेगा, ठीक है। तो टोटल कितने, ओनली 2 आइसोमर मिले है ना, तो वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। और अगर हम देखें, अगर 2,2 डाईमिथाइल, अगर देखें हम ये वाला 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन वाला देखें ना, तो जैसे ये है, ये सॉरी ये है 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन है ना। तो इसमें कितने आइसोमर मिलेंगे, एक इस वाली पोजीशन से, इस वाली पोजीशन से, इस वाली पोजीशन से, तो मान लिया कि हमें A आइसोमर मिलेगा, एक ही आइसोमर मिलेगा। लेकिन इस वाली पोजीशन से B आइसोमर मिलेगा, यहाँ से C मिलेगा, यहाँ से D मिलेगा, तो यहाँ से टोटल 4 आइसोमर मिलेंगे। नेक्स्ट कौन सा है, 2 मिथाइल पेंटेन। अगर हम 2 मिथाइल पेंटेन की बात करते हैं, 2 मिथाइल यहाँ पे लगा हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ से तो मिलेगा, यहाँ से A टाइप का आइसोमर मिलेगा, यहाँ से भी A टाइप का मिलेगा, यहाँ से B टाइप का मिलेगा, यहाँ से C टाइप का, और यहाँ से D टाइप का। तो टोटल कितने, 4 आइसोमर मिल जाएंगे। और अगर हम इसी प्रकार N हेक्सेन का भी देख ही लेते हैं, 2 ऑप्शन देख लिए तो जैसे कि CH2, 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 CH2 नॉर्मल हेक्सेन, कितने हो गए कि 1 2 3 4 5 6। तो इससे हमें कितने आइसोमर मिलेंगे, इससे मिलेंगे, यहाँ से A मिलेगा, यहाँ से B मिलेगा, और यहाँ से C मिलेगा। सिमिलरली यहाँ से C मिलेगा, यहाँ से B मिलेगा, और यहाँ से A मिलेगा। तो यहाँ पे 3 टाइप के आइसोमर मिले हैं।
और जो हमारा ऑप्शन कौन सा है, हमें चाहिए ओनली 2 टाइप के मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट चाहिए। तो जैसे 2 3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये CH हो गया, CH हो गया, यहाँ CH3 और यहाँ CH3। तो यहाँ से तो हमें मिलेगा A टाइप का, यहाँ पे से भी A टाइप का, चारों जगह से A टाइप का मिलेगा। और इस वाली जगह से इस वाले जो 3 डिग्री कार्बन है, इस वाले से हमें B टाइप के जो आइसोमर मिलेंगे। तो टोटल कितने, ओनली 2 आइसोमर मिल रहे हैं। प्रोसीजर अगर हम डिस्कस करें मोनोक्लोरिनेशन का, तो CCl बॉन्ड का है ना क्लीवेज होएगा, होमोलाइटिक क्लीवेज सनलाइट की प्रेजेंस में, जिससे Cl रेडिकल मिलेगा। Cl रेडिकल होएगा ना, वो क्या करेगा कि जैसे ये CH2H बॉन्ड है या फिर जो भी कार्बन H बॉन्ड है, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज करके क्या बनाएगा, कार्बन रेडिकल बनाएगा। और फिर कार्बन रेडिकल होएगा वो दूसरे Cl मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, जिससे क्या होगा, ये CCl यहाँ पे ये हेलोजिनेशन इस टाइप से हो जाएगा, साथ ही में एक Cl रेडिकल भी बन जाएगा। तो ये यहाँ पे है ना हेलोजिनेशन ये इस टाइप से होएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन रिएक्टिंग। 2 मिथाइल ब्यूटेन की स्ट्रक्चर लिखो पहले। तो ये 1 2 3 4, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन रिएक्टिंग विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट गिव्स। अब यहाँ पे अगर देखें ना, तो इस जो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन देखते हैं ना, तो उसमें डिग्री जो पहले तो कार्बन की डिग्री देखते हैं कि प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी या टर्सरी। तो ये वाला जो कार्बन है ना, ये टर्सरी कार्बन है, ये सेकेंडरी है, और ये प्राइमरी है, और ये प्राइमरी है। तो जो हेलोजिनेशन होता है ना, वो प्रीफर करता है मेजर प्रोडक्ट में 3 डिग्री कार्बन पे, तो इस वाले कार्बन पे होएगा। तो ये वाला जो H हटके यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा। अगर थोड़ा क्लियरली बताएं तो जैसे ये है, यहाँ पे CH3 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये CH2, ये CH2। डिग्री देखें तो ये तो है 1 डिग्री कार्बन है, ये 3, यहाँ पे एक H लगेगा, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है। तो हेलोजिनेशन कौन से कार्बन पे होगा, 3 डिग्री कार्बन पे होगा। तो यहाँ पे है ना ब्रोमीन लगेगा। तो क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑप्टिकल एक्टिव एल्केन हैविंग लोवेस्ट मोलिकुलर मास। मतलब पहले तो क्या होना चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए जो कार्बन की जो चारों मतलब कायरल होना चाहिए। तो ये जो चारों वैलेंसीज है वो अलग अलग ग्रुप्स से सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब कार्बन कायरल होना चाहिए। साथ ही में है ना मास भी क्या होना चाहिए, लोवेस्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो इसमें कायरल कार्बन है क्या, इसमें नहीं है। इस वाले में इसमें कायरल ये कार्बन है, ठीक है, इसमें भी ये कायरल कार्बन है, और इस वाले में इसमें कायरल कार्बन नहीं है। तो इन दोनों ऑप्शंस में देखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5। तो C5H12 हो गया है ना, ये सैचुरेटेड एल्कीन है, 1 2 3 4 5। तो इसका जो मोलिकुलर मास होगा वो 12 पंजे 60, कार्बन का 12 इंटू 5 प्लस 12, तो इसका कितना हो गया, 72 हो गया। जब हम इसमें बात करेंगे तो इसमें कितने कार्बन है, 1 3 4 5 6 7। तो 12 इंटू 7, तो 12 छिके 12 सत्ते 84, तो यही हो गया। तो कम अगर देखा जाए तो जो कायरल भी हो, साथ में मोलिकुलर मास भी कम हो, तो ये वाला कंपाउंड हो गया। क्योंकि इसका तो मोलिकुलर मास अगर बिना हाइड्रोजन के जोड़े ही ज्यादा हो रहा है इससे। 12 इंटू 7 प्लस हाइड्रोजन जोड़ेंगे 5 3 8 9, फिर यहाँ पे 10 11 12 13 14 हाइड्रोजन और ऐड होगी। तो 12 सत्ते 84 प्लस 14 कितना होता है, 88 और 98 हो जाएगा इसका मोलिकुलर मास। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इज द आंसर।
नेक्स्ट, एल्कीन की हेलोजिनेशन रिएक्शन से, एल्केन के हेलोजिनेशन जो रिएक्शन है ना उससे बहुत सारे क्वेश्चन है। ये बोल रहा है ऑन मिक्सिंग ए सर्टेन एल्केन ओके विथ क्लोरीन ओके एंड इरेडिएटिंग इट विथ अल्ट्रावायलेट रेज, मतलब सनलाइट से भी बोल सकते हैं, इट फॉर्म्स ओनली वन मोनोक्लोरोप्रोपेन, राइट। एल्कीन कौन सा हो सकता है, मतलब जो मोनोक्लोरो बनेगा ना वो एक ही प्रकार का बनेगा, ठीक है। तो इसका तो बेस्ट एग्जांपल है नियोपेंटेन, क्योंकि इसमें है ना एक ही टाइप की जो इसका आंसर तो नियोपेंटेन होएगा। देखो ये होता है नियोपेंटेन। तो इसके जो क्लोरीनेशन है ना इसका, चाहे इस पोजीशन से इस वाले कार्बन पे हो, इस वाले पे हो, इस वाले पे हो, इस वाले पे हो, सबसे है ना एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ से भी ए टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ से भी ए टाइप का, यहाँ से भी ए टाइप का और यहाँ से भी ए टाइप का। तो ऑप्शन डी आंसर होएगा। बाकी जबकि पेंटेन में कितने प्रकार के मिल जाएंगे, इसमें 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। आइसोपेंटेन में कितने प्रकार के मिल जाएंगे, 1 2 3 4 प्रकार के मिल जाएंगे। प्रोपेन में कितने प्रकार के मिल जाएंगे, 1 और 2 टाइप के मिल जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड विद जिंक एंड HCl टू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। तो जो एल्काइल हैलाइड होते हैं या जो अराइल हैलाइड होते हैं, एक सेकेंड, ये क्या बोल रहा है, जिंक के साथ और HCl के साथ रिड्यूस्ड होएगा टू गिव द करस्पॉन्डिंग, क्या बनना चाहिए यहाँ से अपने को, क्या मिलना चाहिए, हाइड्रोकार्बन मिलना चाहिए। तो कौन सा सबस्ट्रेट होगा, इथाइल एसीटेट, एसिटिक एसिड, CH3COH, ब्यूटेन टू ओन, एसिटेमाइड। तो इसमें तो ब्यूटेन टू ओन हो सकता है क्लीमेंशन रिडक्शन के अकॉर्डिंग। ये हो जाएगा ब्यूटेन टू ओन। तो इसमें कौन सा क्लीमेंशन रिडक्शन होएगा, जो कार्बोनाइल वाला, तो उसकी रिडक्शन होने से ये प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कि हाइड्रोकार्बन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3CMgCl ऑन रिएक्शन विद D2O प्रोड्यूस्ड। तो ये क्या है, CH3 होल ट्राइस CMgCl। तो ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसमें इस पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, Mg पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम D2O से करवाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये क्या होता है, एसिडिक H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। अब यहाँ एसिडिक ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ड्यूटेरियम पे प्लस चार्ज रहेगा पार्शली और इस पे पार्शली नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये जो क्या होगा कि ये कार्बेनाइन क्या होगा कि इसको H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, D को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो प्रोडक्ट क्या होएगा, D, इसके साथ लगे रहेंगे ये 3 मिथाइल ग्रुप। तो ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होएगा। कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन ए इज द आंसर। केवल यहाँ पे ये एसिडिक H एब्स्ट्रैक्ट करेगा और बाकी कोई अंदर वाले इनमें कोई फर्क नहीं होएगा। जो केवल ये न्यूक्लियोफिलिक होएगा ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, जो ये वाला जो कार्बन होएगा ना ये एसिडिक H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, बस इतना सा होएगा इस रिएक्शन में। नंबर 25 देखते हैं। व्हेन साइक्लोहेक्सेन poured on a water it floats because cyclohexane in a boat form, cyclohexane in a chair form, cyclohexane in a crown form and cyclohexane is less dense than वाटर। तो इसका क्या आंसर हो सकता है, आप क्या सोच, साइक्लोहेक्सेन की बोट और चेयर फॉर्म होती है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि अगर वाटर में अगर पोर करेंगे तो वो फ्लोट करेगी। बोट चेयर फॉर्म का, क्राउन फॉर्म का, इनका कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ जो मीनिंग है वो सिर्फ डेंसिटी से है कि साइक्लोहेक्सेन इज लेस डेंस देन वाटर, और इसी के साथ हम पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर होएगा साइक्लोहेक्सेन इज लेस डेंस देन द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर 27 नंबर है, ये भी है ना वही एल्केन का हेलोजिनेशन का क्वेश्चन है। एन ब्यूटेन और ब्रोमीन, तो एन ब्यूटेन और ब्रोमीन द चीफ प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, कौन सा है, एन ब्यूटेन है।
और ब्रोमीन है। तो एन ब्यूटेन में एक तो 1 डिग्री होता है और एक 2 डिग्री होता है कार्बन, है ना। तो जो 2 डिग्री से जहां से है ना, ये तो 1 डिग्री से ब्रोमिनेशन हो रहा है, ये वाला कार्बन हो गया ना, देखो यहाँ पे 2 डिग्री वाला जो कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, इस पे ब्रोमिनेशन हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 28वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइसोब्यूटाइल। तो आइसोब्यूटाइल के स्ट्रक्चर लिखते हैं, ये CH, ये CH3, ये तो आइसो स्ट्रक्चर हो गई। और ये आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो इस पे तो नेगेटिव चार्ज हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसे ना अम्पोलंग रिएजेंट भी बोलते हैं। कि जनरली क्या होता है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो ये क्या रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी है, इसलिए इसे अम्पोलंग भी बोलते हैं। अब ये कौन से ड्राई ईथर में हो रही है रिएक्शन, और विद एब्सोल्यूट एल्कोहल। एब्सोल्यूट एल्कोहल वही इथेनॉल को ही बोलते हैं जो प्योरिटी की फॉर्म में रहता है ना। तो इसकी रिएक्शन ये क्या करेगा कि इसका H है ना एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये H है ना, ये वाला यहाँ से अटैक करेगा ये कार्बेनाइन, और ये H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 COH। और ये अब इसमें ये बोलोगे, इसमें ये पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट एल्कोहल क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो ROH होएगा ना, जो एब्सोल्यूट एल्कोहल है, C2H5OH, इथेनॉल को बोलते हैं एब्सोल्यूट एल्कोहल। तो ये क्या होगा कि एक सेकंड, ये नहीं बनेगा, यहाँ पे CH3 बनेगा। तो इसके जो प्रोडक्ट होंगे ना, इसके प्रोडक्ट होंगे इस रिएक्शन के, आगे ऑप्शन आए नहीं है, CH3 CH3 और ये CH, मतलब आइसोब्यूटेन बन जाएगा, साथ में बनेगा CH3 CH2 OMG और Br, O पे माइनस और Mg पे प्लस। क्वेश्चन है द रिएक्शन कंडीशन विच लीडिंग टू द बेस्ट यील्ड ऑफ द C2H5Cl, मतलब मोनोक्लोरिनेशन हो रहा है इसका। तो एक तो देख रहे हो कि यूवी लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, एक में XCl2 है, XCl2 है ना, तो इसमें तो क्या होगा कि है ना, जहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन ना हो के है ना, मतलब है ना क्लोरिनेशन है ना, इसमें जो CH2 है, CH3 है, इसमें ना एक से ज़्यादा बार क्लोरिनेशन हो जाएगा, है ना, Cl2 के एक्सिस से। तो ये रिएक्शन कंडीशन तो नहीं हो सकती मोनोक्लोरिनेशन के लिए। C2H6Cl2 यूवी लाइट की प्रेजेंस में, इसमें भी क्या है कि डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे, है ना, मोनोक्लोरिनेशन के अलावा अदर प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। लेकिन अगर हम जब CH2 एथेन की एक्सिस दे देते हैं ना, तब क्या होता है कि जो और सारे जो क्लोरिनेशन होते हैं ना, वो सप्रेस हो जाते हैं, साथ में ओनली मोनोक्लोरिनेशन ही हो पाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड फॉर। तो इसमें आइसोऑक्टेन है, 8 कार्बन है, इसमें कितने एन ऑक्टेन है, इसमें भी 8 कार्बन है, एन ब्यूटेन है, इसमें कितने हैं 4 कार्बन है, 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, 8 कार्बन है, लेकिन ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाते हैं, मतलब ये चेन स्ट्रक्चर बनती जाएगी एन ऑक्टेन में, 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। तो जो एन ऑक्टेन होएगा ना, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होएगा ना, सबसे ज़्यादा होएगा, क्योंकि स्ट्रेट चेन है और नंबर ऑफ कार्बन एटम भी 8 है। ये वाला क्वेश्चन भी बॉइलिंग पॉइंट से है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द कंपाउंड विच हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें 6 कार्बन है, इसमें नेक्स्ट वाले में पेंटेन में कितने हैं 5 कार्बन है, और उसके बाद में 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, तो इसमें भी प्रोपेन और 5 कार्बन है, लेकिन ब्रांचिंग है बहुत ज़्यादा, और इसमें 2 मिथाइल, इसमें भी 5 कार्बन है। तो सबसे ज़्यादा 6 कार्बन है, साथ में स्ट्रेट चेन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि किस रिएक्शन से हमें प्रोपेन एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये है डिकार्बोक्सिलेशन है, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन है। तो यहाँ से ये क्या होगा कि इसका CO2 ग्रुप निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, और यहाँ पे ये कार्बेनाइन बन जाता है, और फिर ये H लेके, और यहाँ से तो है ना
प्रोपेन तो यहाँ से बनेगा, ठीक है। इस वाले में अगर देखें इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इसमें तो प्रोपेन नहीं बनेगा, इसमें जैसे ये इसमें बनेगा एन हेक्सेन बनेगा, इसका प्रोडक्ट तो क्या होएगा, एन हेक्सेन होएगा, इसका प्रोडक्ट क्या होएगा, एन हेक्सेन होएगा। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसमें क्या होगा कि ये जो दो मिथाइल रेडिकल, ये जो प्रोपाइल रेडिकल बनेंगे, ये दोनों जुड़ के और एक 6 कार्बन वाली चेन स्ट्रक्चर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या होएगा, जिंक डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में, तो इसके में मैकेनिज्म में क्या होएगा, इसमें भी सबसे पहले तो ये रेडिकल यहाँ पे इस वाले के मैकेनिज्म में क्या होएगा, जिंक है ना अपने इलेक्ट्रॉन देगा डाइल्यूट HCl के साथ, तो क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा प्लस 2 हाइड्रोजन बनेंगे। उसके बाद में यहाँ पे इस बॉन्ड का फॉर्मूला, इस बॉन्ड का सॉरी इसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पे ये जो Cl है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया, इसके पास लेके रखेगा। यहाँ पर क्या होगा कि जिंक है ना इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनर मेटल है, और यहाँ से बन जाएगा ये रेडिकल बन जाएगा। अब ये जो रेडिकल होएगा ये H रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा, इससे क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। इसमें तो क्या होगा, डीहेलोजिनेशन होएगा, तो इससे तो है ना एल्किन, अपने को क्या चाहिए, प्रोपेन चाहिए ना, प्रोपेन एज द मेजर प्रोडक्ट। तो रिएक्शन ए में भी बन रहा है और रिएक्शन सी में भी बन रहा है। सो इस क्वेश्चन के आंसर क्या है कि ऑप्शन ए। इस वाले से भी है ना सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन से, इससे भी हमें प्रोपेन मिल रहा है, और इस वाले से जो एल्काइल हैलाइड से भी हमें ना हाइड्रोकार्बन है ना प्रोपेन मिल रहा है। तो ये दोनों ही आंसर इसके होंगे, ए और सी दोनों। नेक्स्ट ये 34 नंबर क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एल्केन्स obtained on electrolysis of a mixture of CH3CONA और C2H5CONA है ना। मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और इसमें है ना ये सर्किट कंप्लीट होता है। और इसमें क्या क्या है, एक तो CH3CONA भी है और एक C2H5CONA भी है, दोनों इस मिक्सचर के अंदर है। तो इस वाले से कौन सा रेडिकल बनेगा, इससे तो बनेगा मिथाइल रेडिकल बनेगा। जो कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होएगा ये एनोड पे होगी है ना, एनोड पे बनेंगे ये प्रोडक्ट है ना, और इससे C2H5 फ्री रेडिकल बनेगा। तो अब इसमें क्या हो सकता है कि 2 CH3 रेडिकल आपस में कंबाइन होके क्या बना सकते हैं, मीथेन बन जाएगा, इथेन बन जाएगा एक तो, 2 और 2 C2H5 रेडिकल आपस में कंबाइन होके क्या बना सकते हैं, ब्यूटेन बना सकते हैं ना। और जो आपस में भी है ना ये आपस में भी है ना कंबाइन होके CH3 और C2H5 ये भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप के प्रोडक्ट ये बना सकते हैं। 1 ये B टाइप का हो गया, इसे A बोला, ये B बोलेंगे इसे, और ये इनका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया जो कि C टाइप का हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन कह रहा है 37 नंबर, द total number of a mono-bromo derivative formed by the alkane with the molecular formula C2H5 excluding stereoisomer। मतलब स्टीरियोआइसोमर नहीं लेना, ओनली नॉर्मल जो स्ट्रक्चरल आइसोमर ही लेना है। तो C5H11 और ये Br हो गया, ठीक है, ये कंपाउंड हो गया। तो इसके कितने आइसोमर बनेंगे, तो इसके आइसोमर निकालने के लिए अगर हम देखें ना, पेंटेन के कितने होते हैं, मेनली है ना 3 आइसोमर होते हैं पेंटेन के, C5H12 के है ना। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि एन पेंटेन होता है, तो C इसमें स्ट्रेट चेन में लगे हुए रहते हैं ना 5 कार्बन। तो इससे मोनोब्रोमो के कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो यहाँ से मिलेगा है ना
दूसरा यहाँ पे ब्रोमिनेशन होएगा और तीसरा यहाँ पे ब्रोमिनेशन होएगा। तो 3 तो इससे मिल जाएंगे है ना, स्ट्रक्चर इसके फर्स्ट इससे मिल जाएंगे। इसका जो एन पेंटेन का दूसरा जो आइसोमर होगा वो क्या होएगा, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में और एक इस टाइप से है ना 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इससे कितने आइसोमर मिलेंगे, एक तो यहाँ से मिल जाएगा मोनोब्रोमो यहाँ पे ब्रोमिनेशन करने पे, इससे भी ए टाइप का ही मिलाएगा इस पोजीशन पे, यहाँ से बी टाइप का मिलेगा, यहाँ से सी टाइप का और यहाँ से डी टाइप का। तो इससे कितने टोटल 4 आइसोमर मिल जाएंगे। नेक्स्ट अपन जाते हैं थर्ड टाइप की स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होगा कि एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लग जाएंगे। ये हो गया नियोपेंटेन हो गया, ठीक है। तो इसमें है ना यहाँ से भी ए टाइप का ही मिलेगा, एक ही टाइप के मिलेंगे चारों जगह से है ना, ए टाइप के ही एक ही प्रकार का आइसोमर मिलेगा मोनोब्रोमो का है ना। तो इससे एक टाइप का आएगा। तो टोटल कितने हो गए, 7 और एक 8। स्टीरियो को है ना इसने एक्सक्लूड किया, स्टीरियो को नहीं है। तो टोटल कितने आइसोमर हो जाएंगे इसके, टोटल आइसोमर इसके हो जाएंगे 8 आइसोमर हो जाएंगे इसके, 8 आइसोमर पॉसिबल है। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि सबसे पहले तो जो बेसिक जो बेसिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो बेसिक हाइड्रोकार्बन है अपने पास ये पेंटेन है। तो पेंटेन के कितने होते हैं, 3 होते हैं। फिर उन 3 को बना के उस पर कहाँ कहाँ पे हम क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन या कोई सा भी एक्स लगा सकते हैं ना। तो ये एक ईजी तरीका है कैलकुलेट करने का। ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन ऑक्सीडेशन विथ KMnO4 गिव 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो ये है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि जिसमें 3 डिग्री कार्बन एटम होता है ना, उससे जुड़ा हुआ जो 3 डिग्री हाइड्रोजन होता है ना, वो क्या होता है कि केवल वो ही ब्रेक होके, वो वाला बॉन्ड ही ब्रेक होके ये क्या इसका मतलब जो एल्केन होता है हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन दे सकता है। तो केवल 3 डिग्री वाले का। तो इसमें देखते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन में क्या है 3 डिग्री, ये 2 पे मिथाइल और ये ब्यूटेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होएगा, इस वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा, ये वाला कार्बन कौन सा है 3 डिग्री है। तो इस पे जो हाइड्रोजन होएगा इस वाले के जगह यहाँ पे ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा OH लग जाएगा, मतलब OH लग जाएगा। तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। हाँ ये रिएक्शन पॉसिबल है, स्टेटमेंट सही है। एन एल्केन देगा कि एन एल्केन में ओनली 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन एटम्स होते हैं, उससे लगे हुए हाइड्रोजन भी वैसे ही होंगे। तो ये तो KMnO4 के साथ रिएक्शन देगा ही नहीं। सो ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज रॉन्ग। सो इस प्रकार ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हाइड्रोकार्बन के एल्केन पोर्शन से है। कल एल्कीन वाले के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, इसी तरह फिर एल्काइन के, और जो सारी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन हमारे 5 से 10 दिन के अंदर ये सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। और साथ में एक्सप्लेनेशन जैसे आज दिए अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, रीजन बताया जाएगा कि क्यों रिएक्शन हो रही है और कौन सा ऑप्शन कटेगा। तो इस प्रकार से अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ना चाहते हैं, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन करना चाहते हैं, नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जेई के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपना कुछ भी जो भी फीडबैक हो सकता है कि कई बार क्वेश्चन करने में कुछ सिली मिस्टेक्स भी हो जाती है, हमसे भी हो जाती है अगर ध्यान नहीं गया हो। तो अगर किसी क्वेश्चन में अगर कोई गलती हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।